हाय, वेलकम अगेन। सो अभी हम जानेंगे कि करेंसी क्या होती है, मनी क्या होती है, इन्फ्लेशंस जो इन्फ्लेशन आपके पैसे के ऊपर लगता है उसका क्या क्या मतलब क्या होता है, और जीडीपी जीडीपी एज एन होल कि हम जीडीपी की क्यों बात करते हैं, जीडीपी से हमारे को क्या कॉन्टेक्स्ट है, क्या वैल्यू एडिशन है जीडीपी का हमारी डे टू डे लाइफ के अंदर। अब बिफोर वी स्टार्ट, आप लोगों से एक सवाल ये है कि आपने कभी सोचा है कि जो आप पैसे की बात करते हैं, पैसे में और मनी में, इन अदर सेंस करेंसी और मनी में क्या फ़र्क है? ठीक है। कभी आपने सोचा है कि आप 9 to 5 जॉब जब कर रहे होते हैं तो आप पैसा कमा रहे होते हैं, यू आर अर्निंग करेंसी और वेदर यू आर अर्निंग मनी। क्या आपने कभी सोचा है कि कभी अगर आपको एक ऐसी कंडीशन में डाल दिया जाए जिस कंडीशन के अंदर आप अपने पैसे का यूज़ नहीं कर सकते, या जिस सिचुएशन के अंदर आपके पास रुपया नहीं है, तो आप किस तरीके से कोई भी चीज़ अपने लिए खरीद पाएंगे, किस तरीके से आप परचेज कर पाएंगे, या किस तरीके से आप सेल कर पाएंगे? इसके अलावा कभी आपने ये सोचा है कि आपकी जेब में पड़ा हुआ 500 रुपया, आपकी जेब में पड़ा हुआ 500 रुपया और आपके बैंक अकाउंट में 500 रुपये, उन दोनों में क्या फ़र्क है? तो एक सबसे बड़ा मिसकॉन्सेप्शन क्या है हमारी मेंटालिटी, हमारी सोच के अंदर इज कि हम लोग करेंसी को मनी के बराबर कर देते हैं। ठीक है, हमें लगता है करेंसी ही मनी है, जबकि करेंसी और मनी के अंदर एक बड़ी ही प्लेन लाइन, बड़ी ही छोटी सी फाइन लाइन है जो कि करेंसी को मनी से अलग करती है। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कि आप अफगानिस्तान में चले गए, आपको हमने अफगानिस्तान भेज दिया और अफगानिस्तान ने बोला कि भाई वहाँ पे एक बकरी है, आपको उस बकरी को खरीदना है। ठीक है, आपकी जेब में 1,000 रुपये पड़े हुए हैं और दूसरी जेब के अंदर आपके पास दो सोने के सिक्के पड़े हुए हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्या आप 1,000 रुपये दे के वो बकरी खरीद पाएंगे? तो अगर मेरी माने तो आपके वो 1,000 रुपये, आपकी जेब में पड़े हुए 1,000 रुपये किसी काम के नहीं है, बिकॉज उस 1,000 रुपये के अंदर आप तो वैल्यू सोच रहे हैं, आप तो समझ रहे हैं कि 1,000 रुपये की जो वैल्यू है वो ठीक है, हम 1,000 रुपये में बकरी, मतलब मान लीजिए वो बकरी 1,000 रुपये की भी है। ठीक है, तो आप सोचिए कि उस पैसे की वैल्यू सिर्फ आपके लिए है, जो दूसरा बेचने वाला है जिससे आप खरीदने जा रहे हैं, वो उस 1,000 रुपये के लिए वो सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा है। ठीक है, क्योंकि वो 1,000 रुपये की वैल्यू आपकी कंट्री के अंदर ही है, इसलिए वो इंडिया की करेंसी है, वो इंडियन रुपीज़ है। ठीक है, लेकिन आपकी दूसरी जेब में पड़े हुए जो सोने के सिक्के हैं, वो दो सोने के सिक्के अगर आप उस बंदे को दिखाएंगे ना तो शायद वो आपको वो बकरी बेच देगा। ठीक है, तो पूरी एग्जाम्पल का कौन इस पूरे एग्जाम्पल का आइडिया आपको ये समझाना है कि अगर आप अपनी जेब में पड़े हुए 500 रुपये को मनी समझ रहे हैं तो मत समझिए। ठीक है, वो सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है, क्योंकि मनी और करेंसी के अंदर जो डिफरेंसेस है वो हम यहाँ पे जानेंगे। तो सबसे पहली बात कि मनी जो होती है, मनी के अंदर आप एक वैल्यू ऐड रख सकते हैं, आप एक वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं, जबकि करेंसी के अंदर आप वो वैल्यू को स्टोर नहीं कर सकते। ठीक है, अब इसको आप किस तरीके से समझिए, अगर आज से 20 साल पहले आपके पास 1 किलो सोना होता, ठीक है, तो 1 किलो सोना 20 साल पहले में आप जितने अमीर होते, जितने आपको लोग अमीर मानते हैं, आज 20 साल बाद भी अगर आपके पास वो 1 किलो सोना है तो आप मोर और लेस उतने ही अमीर होते। लेकिन अगर आज से 20 साल पहले आपके पास 1 लाख रुपए होते और आज आपके पास 1 लाख रुपए है, तो उसके अंदर आप सेम अमीर नहीं है, आपकी जो बाइंग पावर है वो कम हो गई है, आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी। तो आप एक तरीके से बोल सकते हैं जो सोना है या सिल्वर है वो आपका एक मनी मनी है, एक फॉर्म ऑफ मनी है। लेकिन एट द अदर एंड जो करेंसी, जो आप पैसे की बात कर रहे हैं, वो मनी नहीं है, दैट इज जस्ट करेंसी। जिस करेंसी के अंदर इन्फ्लेशन होता है, टाइम के साथ उसकी वैल्यू कम होती है। ठीक है, अब ये इन्फ्लेशन क्यों होता है? इन्फ्लेशन इसलिए होता है क्योंकि सरकार के पास एक पावर है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास एक पावर है, वो जितना चाहे उतना पैसा छाप सकती है। ठीक है, इसलिए आपको मनी और करेंसी के बीच में डिफरेंस पता होना जरूरी है। आप और मैं यहाँ बैठ के वेल्थ क्रिएट करना चाह रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू क्रिएट मनी, नॉट करेंसी। आप और मैं बैठ के करेंसी नहीं बना सकते हैं, वो सिर्फ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बना सकता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बना सकती है, आप और मैं बैठ के करेंसी नहीं बना सकते हैं। अगर आप 500 रुपये को मनी मान के चल रहे हैं तो मत समझिए, 500 रुपये मनी नहीं है, 500 रुपये आपकी करेंसी है। लेकिन आप और मैं बैठ के वेल्थ बना सकते हैं, आप और मैं बैठ के मनी बना सकते हैं, वी कैन फॉर्म एसेट्स, वी कैन बिल्ड एसेट्स, वी कैन बिल्ड वेल्थ। और उस वेल्थ को आप करेंसी के फॉर्म के अंदर स्टैंडर्डाइज करते हैं। ठीक है, तो समझिए, मनी रेफर्स टू एक्चुअल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर ट्रेडेड फॉर
whereas currency is just a medium that we keep in our pocket to increase our purchasing power and to make day to day payments in our life. तो आपके बैंक अकाउंट में पड़ा हुआ 1000 रुपये से भी आप खरीदारी कर सकते हैं और 1000 रुपये की करेंसी से भी आप खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन दोनों उस मोमेंट के ऊपर एज ए करेंसी ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, आप उसके थ्रू सिर्फ ट्रेड कर सकते हैं, करेंसी के थ्रू सिर्फ खरीद और बेच सकते हैं। करेंसी इज जस्ट अ मीडियम। Again, the next thing is the value of any goods or services can be derived in the form of money and it can be quoted in certain currencies. Whereas value of any goods and services cannot be derived with the help of a certain currency and it is just a medium of exchange and not a measure of value. तो इसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि जो भी आप एक इकोनॉमी के अंदर जो भी आप गुड्स सर्विसेज या किसी भी तरीके की वैल्यू एडिशन जो होता है उस वैल्यू एडिशन को आप मनी से क्वांटिफाई कर सकते हैं, करेंसी से क्वांटिफाई नहीं कर सकते। करेंसी सिर्फ आपका एक ट्रेडिंग मीडियम है। आज से कई सालों पहले जब बार्टर सिस्टम होता था, जब करेंसीज नहीं थी, जब पैसा नहीं था, तो उस टाइम पे लोग आपस में एक्सचेंज करते थे। एक्सचेंज इन द सेंस, अगर आपको गाय खरीदनी है और गाय के बदले में आपके पास अनाज पड़ा हुआ है तो आप उसको एक्सचेंज कर सकते थे, लेकिन कोई स्टैंडर्डाइज मीडियम नहीं होने की वजह से वो बार्टर एक्सचेंज सिस्टम कई बार फेल हो जाता था। इसलिए करेंसी का कॉन्सेप्ट लाया गया। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद करेंसीज जो होती थी, कोई भी इकोनॉमी कोई भी कंट्री की जो करेंसी होती थी वो गोल्ड स्टैंडर्ड से ड्राइव होती थी। मतलब आप उतने पैसे के बदले, तो आप समझिए अगर मान लीजिए मैं बोलता हूँ या गवर्नमेंट बोलती है कि 1000 रुपये के बदले आपको 1000 रुपये का सोना मिलेगा, तो वो गोल्ड स्टैंडर्ड हो गया। ठीक है, जबकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ऐसा होना बंद हो गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कुछ टाइम तक वर्ल्ड वाइड नेशंस ने गोल्ड स्टैंडर्ड को फॉलो किया, लेकिन फिर ब्रिटेन वुड्स आया, उसके बाद गोल्ड स्टैंडर्ड को बिल्कुल ही खारिज कर दिया गया बिकॉज इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो रही थी। तो आपको ये समझना जरूरी है कि मनी और करेंसी के अंदर एक मेजर फैक्टर, मेजर डिफरेंस होता है। हो सकता है कि आपकी जेब में जो 500,000 के नोट पड़े हो, किसी दिन खुद हिंदुस्तान के पीएम आए और बोले उनकी कोई वैल्यू नहीं है, तो वो करेंसी वैल्यू लेस हो जाएगी, उसके अंदर कोई वैल्यू नहीं बचेगी। लेकिन अगर वही पैसा आपका बैंक अकाउंट में पड़ा हुआ है तो वो उतना ही सेफ रहने वाला है। तो द मोमेंट करेंसी moves from your pocket to your bank account, it becomes money. Or in other form, your currency, your note converts to a gold coin, it becomes money. Never ever keep or consider your note, your currency note as the money. That is just a medium. तो आपको ये फर्क समझना जरूरी है। We are here to create money, we are here to create wealth and not currency. You and me cannot create currency. सो मनी के एग्जाम्पल गोल्ड एंड सिल्वर, इंडियन और करेंसीज के एग्जाम्पल इंडियन रुपीज एंड यूएस डॉलर। तो आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि करेंसी और मनी के अंदर एक बड़ी ही थिन लाइन होती है और आपको किस चीज़ के ऊपर फोकस करना है। आपको मनी के ऊपर फोकस करना है, करेंसी के ऊपर फोकस नहीं करना है। अब बात आती है कि इन्फ्लेशन की। ये इन्फ्लेशन क्या वाला होती है, ठीक है। तो इन्फ्लेशन क्या होता है वो समझने के लिए आपको पहले उसकी डेफिनेशन जानना और समझना जरूरी है। तो एक दुनिया की बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF। किसी भी तरीके के इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो भी फंड्स रिलेटेड, मनी रिलेटेड डिसीजंस होते हैं या बड़ा काम होता है उसको IMF देखता है। आपको ये समझिए, तो IMF बोलता है कि इन्फ्लेशन मेजर्स हाउ मच मोर एक्सपेंसिव अ सेट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हैज बिकम ओवर अ सर्टेन पीरियड, यूजुअली अ ईयर। मतलब कि एक समय के दौरान, एक डेफिनेट समय के दौरान आपकी परचेज पावर, जहां परचेज पावर से समझिए मैं ये कहना चाह रहा हूं कि एक साल पहले अगर कोई चीज का दाम 10 रुपये था और एक साल के बाद उसका दाम 11 रुपये हो गया, तो आपका सिर्फ दाम बदला है, चीज तो वही है। तो जो चीज वो 10 रुपये से 11 की हुई, वहां पे इन्फ्लेशन बीच में आ गया, महंगाई आ गई। और ये एक बहुत बड़ा कारण है जिस वजह से इकोनॉमीज के अंदर अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड आते हैं, जिसकी वजह से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कई मेजर्स लेता है, फाइनेंस मिनिस्टर कई पॉलिसीज लेकर आती है। यही वो चीज़ है जो कि गवर्नमेंट्स भी चेंज कर सकती है। अगर किसी इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन, महंगाई, जिसको आप हिंदी भाषा में महंगाई बोलते हैं, वो ज़्यादा होगी तो हो सकता है कि इकोनॉमिक रिफॉर्म, मॉनेटरी रिफॉर्म सही नहीं है, और वो सही नहीं होने के कारण ये इसका इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट पे भी दिखता है। तो आपको समझना जरूरी है कि इन्फ्लेशन इज अ क्रूशियल पार्ट ऑफ एन इकोनॉमी, और इस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और भारत सरकार। ठीक है, तो इसको आप कैसे समझेंगे कि आपके पास 1 लाख रुपया आज है, ठीक है, और आज 1 लाख रुपए से आप कुछ चीज़ें खरीद सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए आप 10 चीज़ें खरीद सकते हैं,
और अगर एक साल के दौरान में इन्फ्लेशन 5% के हिसाब से बढ़ रहा है, तो एक साल के बाद वही सेम चीज, वही 10 चीज आपको खरीदने के लिए 1,05,000 रुपए देने पड़ेंगे। जबकि इंट्रिंसिकली आप देखें या एट कोर कुछ बदला नहीं है। आप पहले भी 10 चीजें खरीद रहे थे, एक साल बाद भी 10 चीजें खरीद रहे हैं, आपके लिए कुछ नहीं बदला। आपके लिए 10 चीजें वैसी हैं, एक साल पहले भी 10 चीजें बाद में हैं, लेकिन आप एक साल बाद उसका पैसा ज्यादा दे रहे हैं, 1,05,000 रुपए दे रहे हैं। इसी को महंगाई बोलते हैं, इन्फ्लेशन बोलते हैं। और यही कारण है कि आज की डेट के अंदर अगर आप अपना पैसा बैंक एफडी के अंदर रखें, जहाँ पे आपको 4% या 5% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, वो इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पा रहा है। अगर आप इस ग्राफ को देखें तो इस ग्राफ में आप देखिए कि किस तरीके से 1986 से लेके अब तक इन्फ्लेशन अप एंड डाउन करता रहा है। तो जिस जिस साल आप देखेंगे 13% का भी इन्फ्लेशन था 2013-12 के अंदर, आप देखिए 1986 में 8% था, फिर 1990 में 4.57 था, फिर 92 में 13% इन्फ्लेशन था, 98 के अराउंड फिर 13% इन्फ्लेशन था, फिर 2010 के अंदर जब लीमन ब्रदर क्राइसिस आए थे, 2008 से लेकर 2010 तक देखिए इन्फ्लेशन किस हिसाब से बढ़ा, और 2018 में कम हुआ, फिर 2020 में जब कोविड पीरियड था उस टाइम पे किस तरीके से इन्फ्लेशन बढ़ा। और आने वाले टाइम के अंदर प्रोजेक्ट क्या कर रही है, मतलब कुछ गवर्नमेंट बॉडीज और कुछ इंडिपेंडेंट बॉडीज वो क्या प्रोजेक्ट कर रही है कि 2022 में, 23 में, 24 के अंदर किस तरीके से इन्फ्लेशन ट्रेंड करने वाला है। तो आपको इन्फ्लेशन के ऊपर क्यों नज़र रखनी चाहिए, इसका कारण ये है कि इन्फ्लेशन ही वो एक क्या कह रहे हैं वायरस है जो कि आपकी इन्वेस्टिंग को बढ़ाता है, आपकी इन्वेस्टिंग के इंटरेस्ट को बढ़ाता है। क्योंकि अगर आप इस पैसे को बैंक अकाउंट में रखेंगे, अगर आप 1 लाख रुपए को बैंक अकाउंट में रखेंगे तो वो 2% 3% आपको बैंक के ऊपर नॉर्मल इंटरेस्ट देगा, और आपकी महंगाई वहीं पे 5% से बढ़ रही होगी, 6% से बढ़ रही होगी। तो आपके पैसे की बाइंग पावर टाइम के हिसाब से कम हो रही है। और ये बाइंग पावर इसलिए कम हो रही है क्योंकि गवर्नमेंट या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नए और करेंसी छाप रहा है और मार्केट के अंदर पैसा सर्कुलेट करता जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए आपको ये समझना जरूरी है कि आपको इन्फ्लेशन को हमेशा बीट करना ही है। ठीक है, अगर आप बैंक एफडी के भरोसे बैठेंगे तो आपका जो इन्फ्लेशन है वो बीट नहीं होगा, इसलिए आपको ऑल्टरनेटिव मीडियम ऑफ इन्वेस्टमेंट ढूंढने पड़ेंगे, और वो ऑल्टरनेटिव मीडियम ऑफ इन्वेस्टमेंट है स्टॉक मार्केट। अगर आपको इन्फ्लेशन बीट करना है, बैंक एफडी से ज़्यादा रिटर्न लेने, तो आपके पास जो बेस्ट ऑप्शन अभी अवेलेबल है वो है स्टॉक मार्केट। इसके बाद आपको समझना जरूरी है कि पैसा समझ लिया, करेंसी समझ ली, मनी समझ ली, इन्फ्लेशन समझ लिया, अब ये जीडीपी क्या वाला होती है, और जीडीपी से आपकी आपकी और मेरी लाइफ में क्या फ़र्क पड़ता है। हर कोई क्यों बोलता है कि यार जीडीपी नहीं बढ़ रहा, गवर्नमेंट बोलती है जीडीपी नहीं बढ़ रहा, ग्रोथ नहीं आ रही, ग्रोथ नहीं आ रही। ये जीडीपी क्या होता है, ठीक है। तो अगेन विद आईएमएफ के स्टैंडर्ड के हिसाब से जीडीपी मेजर्स द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज दैट इज दोज आर बॉट बाय द फाइनल यूजर्स प्रोडक्ट इन अ कंट्री इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो इसको आप इस तरीके से समझिए कि हिंदुस्तान के अंदर अगर चाहे स्टील मैन्युफैक्चर हो रहा है, या सर्विसेज दी जा रही हैं, या इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, या फार्मा कंपनीज कुछ दवाइयाँ बना रही हैं, तो वो एक प्रोडक्ट बना रहे हैं। ठीक है, वो प्रोडक्ट का जितना ज़्यादा कंजप्शन बढ़ेगा, जितना ज़्यादा लोग उन प्रोडक्ट्स को और सर्विसेज को यूज़ करेंगे, इंडिया का जीडीपी उसी हिसाब से ग्रो करेगा। जीडीपी इन द सेंस मीन्स द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, मतलब एक समय के अंदर, एक साल के अंदर कितनी ज़्यादा तरीके की वैल्यू एडिशन हुआ, कितना ज़्यादा प्रोडक्ट बना, कितना ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ, मैन्युफैक्चरिंग हुई, कितनी ज़्यादा सर्विसेज ऑफर हुई, कितना ज़्यादा ट्रांजेक्शन हुआ, वो बताता है। और क्योंकि ये जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा ग्रोथ पर्सपेक्टिव्स हैं। अगर मानिए आज आप हिंदुस्तान में बनी हुई दवाइयाँ खा रहे हैं और कल को दवाइयाँ इंक्रीज हो रही हैं, आपकी बीमारियाँ बढ़ रही हैं, दवाइयाँ इंक्रीज हो रही हैं, तो एक तरीके से ये फार्मा सेक्टर के लिए पॉजिटिव है। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब मैं नहीं चाहूँगा कि आप लोग या मैं खुद ज़्यादा दवाइयाँ खाऊँ, बट आप सोचिए कि अगर बीमारियाँ बढ़ रही हैं तो फार्मा सेक्टर के लिए कितना अच्छा है। ठीक है, क्योंकि फार्मा सेक्टर के लिए अच्छा है तो फार्मा सेक्टर की कमाई बढ़ेगी, फार्मा सेक्टर की कमाई बढ़ेगी तो जिन लोगों ने वो कंपनी का स्टॉक ले रखा है उनकी ग्रोथ बढ़ेगी। ठीक है, इसको दूसरे तरीके से सोचिए कि अगर हिंदुस्तान के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, हाईवेज बन रहे हैं, प्रॉपर्टीज बन रही हैं, फ्लैट्स बन रहे हैं, कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो इन कंस्ट्रक्शन के लिए आपको स्टील लगेगा, सीमेंट लगेगा, टाइल्स लगेंगी। ये सारी चीज़ों का जब कंजप्शन बढ़ेगा, जब डिमांड बढ़ेगी, तो ऑटोमेटिकली इनको बनाने वाली कंपनीज के स्टॉक्स बढ़ेंगे, रेवेन्यू बढ़ेगा तो स्टॉक्स बढ़ेंगे। तो इसीलिए गवर्नमेंट का हमेशा पुश रहता है कि एक इकोनॉमी के अंदर, एक इंडिया की इकोनॉमी के अंदर आने वाले हर टाइम के अंदर
प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ज़्यादा बढ़े। जितना ज़्यादा प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज बढ़ेंगे उतना ज़्यादा जीडीपी ग्रोथ होगा। सो दिस इज अ पॉजिटिव मेजर। तो अभी आप ग्राफ के अंदर देखिए कि हिंदुस्तान का 2016 से लेके 2020 तक का जीडीपी ग्रोथ किस तरीके से रहा है, और 2020 के अंदर जीडीपी ग्रोथ डाउन क्यों हुआ है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, आप सबको पता है पेंडेमिक की वजह से इंडिया एक हॉल्ट पे आ गया था। क्योंकि इंडिया एक हॉल्ट पे आ गया था तो कोई लोग कोई कोई किसी तरीके के प्रोडक्ट्स यूज नहीं कर रहे थे, कोई सर्विसेज यूज नहीं कर रहे थे, देवर एट पॉज। तो क्योंकि एक्टिविटी कम हो गई, जब लॉकडाउन लगा, जब कोरोना हुआ, तो आपकी इकोनॉमी के अंदर एक्टिविटी कम हो गई। एक्टिविटी कम होने की वजह से उस साल हमारा नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ था। नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ था मतलब उस टाइम पे ट्रांजेक्शन्स कम हुई, हर तरीके के जो काम हो रहे थे वो बंद हो गए, तो इसलिए जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव था। लेकिन अब जैसे जैसे हम लोग पेंडेमिक से बाहर आ चुके हैं, आप देखेंगे कि इस साल 2022-23 के अंदर आरबीआई और बहुत सारी बॉडीज ये बोल रही हैं कि इंडिया का जीडीपी ग्रोथ 9% से ज़्यादा होने वाला है। तो ये अच्छा ही है। हम तो चाहते हैं कि इंडिया जो जिस हिसाब से दुनिया की लीडिंग इकोनॉमिक पावर निकल के सामने आ रहा है, ग्रोथ दिखा रहा है, तो आने वाले समय के अंदर हमारा इंडिया का जीडीपी ग्रोथ बढ़े। तो करंटली इंडिया का इकोनॉमी का जो करंट साइज है, इकोनॉमी का जो जिस हिसाब से जीडीपी बेसिस के ऊपर हम इकोनॉमी साइज निकालते हैं, वो $3.5 ट्रिलियन का। और आप में से कई लोग होंगे जो कि हमारे प्रधानमंत्री के $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी के विजन के साथ अलाइन होंगे। तो समझिए हम क्यों चाहते हैं $3.5 ट्रिलियन से $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो। जितना ज़्यादा इंडिया के अंदर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज बनेगी, उतनी ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज आएंगी, उतने बेटर प्रोडक्ट्स बनेंगे, ग्रोथ होएगी, आपकी और मेरी लाइफस्टाइल के अंदर चेंज आएगा, आपकी और मेरे हैबिट्स के अंदर चेंज आएगा, आप और मैं बेटर प्रोडक्ट्स एंड बेटर सर्विसेज यूज करेंगे। तो अगर आप अपनी और मेरी लाइफ 10 साल पहले उठा के देखें और 10 साल के अंदर भी डिफरेंस देखें, तो आपको पता लगेगा कितना कितना चेंज आया है। आज से 10 साल पहले आप किसी के साथ वन ऑन वन वीडियो कॉल पे नहीं जा सकते थे। टेलीकॉम इंडस्ट्री के अंदर बूम आया तो आप आज बैठ के किसी के साथ 4G नेटवर्क के ऊपर, 5G नेटवर्क के ऊपर बात कर सकते हैं। ये डेवलपमेंट्स होती हैं, प्रोडक्ट डेवलपमेंट्स होती हैं। आज वो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हो पाया तो आप 5 मिनट के अंदर एक अपने मोबाइल के थ्रू, ऐप के थ्रू आप कैब बुक कर सकते हैं, आप खाना बुक कर सकते हैं। ये इसीलिए हुआ क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर उस हिसाब से बढ़ा। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है तो ट्रांजेक्शन्स बढ़ रही हैं, नए प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज नए नए निकल के सामने आ रहे हैं। आज से कई ऐसे बिजनेसेस होंगे 10 साल पहले जो एग्जिस्ट ही नहीं करते थे, वो बिजनेसेस आज एग्जिस्ट कर रहे हैं और फ्लरिश कर रहे हैं जस्ट बिकॉज कि इंडिया के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरीके का बिल्डअप हो रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप हो रहा है तो ग्रोथ आ रही है, ग्रोथ आ रही है तो नए प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज बढ़ रहे हैं। इसीलिए आपको हमेशा ये ट्रैक करना जरूरी है कि इंडिया का जीडीपी ग्रोथ कैसा चल रहा है। पहली चीज तो आपको पता होना चाहिए कि मनी, आपका पैसा जो है वो कहाँ है, कैसे है, उसके ऊपर क्या इन्फ्लेशन, महंगाई चल रही है, और उस इन्फ्लेशन के साथ साथ आपका जीडीपी ग्रोथ क्या चल रहा है। आपको हमेशा हिंदुस्तान के जीडीपी के अंदर पार्टिसिपेट करना है और इन्फ्लेशन को बीट करना है। वो इन्फ्लेशन को आप बैंक एफडी के अंदर पैसा लगा के बीट कभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि करंटली इंडिया के अंदर जो बैंक एफडी का रेट चल रहा है वो इन्फ्लेशन से कम है। टैक्सेस काटने के बाद आपका पैसा हमेशा इन्फ्लेशन से कम ही रहने वाला है। तो इसीलिए आपको इंडिया के जीडीपी के अंदर पार्टिसिपेट करना है। और आने वाली वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि किस तरीके से आप इंडिया के जीडीपी के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो अभी के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।